हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा पे योर पाथवे टू लीगल एक्सीलेंस। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं हूं पुनीत शर्मा, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर आईपी यूनिवर्सिटी। एलएलबी मैंने अपना करा है कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंट्रेंस में ऑल इंडिया 55th रैंक थी। उसके बाद 6 मेंस और 3 इंटरव्यूज अपेयर करे हैं जुडिशल्स के। मास्टर्स मैंने करा इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से और ऑल इंडिया एंट्रेंस टॉपर एज वेल एज एकेडमिक टॉपर। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ होल्डर लॉ में। आज हम इस चैनल के थ्रू आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम्स करके। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम स्पेशल फोकस करेंगे डीयू और आईपी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स को। उसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे, उसके बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम आंसर राइटिंग, मतलब मैं आपको लिखना बताऊंगा एक आंसर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, लिखते कैसे, जिससे आपके नंबर ज्यादा आ सके एलएलबी एग्जाम्स में। क्योंकि ना कोई बता नहीं पाता, जिनको ये फॉर्मूला पता होता है उनके नंबर बहुत हाई जाते हैं, बाकी लोगों को एवरेज नंबर मिलते हैं। कंटेंट दोनों सेम लिख रहे हैं लेकिन प्रेजेंट करने के तरीके में फर्क है। तो मैं आपको प्रेजेंट करने का तरीका भी समझाऊंगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, कैसे मैं इतने एग्जाम्स में टॉप कर लेता हूं। फिर डेली 2 वीडियोस आएंगी हर सब्जेक्ट पे। जैसे सीपीसी है तो सीपीसी पे डेली 2 वीडियोस, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे 2 वीडियोस, डेली किसी ना किसी सब्जेक्ट पे 2 वीडियोस आपको मिलेगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। साथ में फ्री नोट्स, जो सब कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे इसके नोट्स जो हैं फ्री में अवेलेबल होंगे vidimentora.com हमारी वेबसाइट पे। आप जब वहां जाके फ्री नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं और अपने एग्जाम की ढंग से तैयारी कर, जो मैंने अपनी गाइडेंस में करके अपनी टीम से बनवाए हैं, तो फ्री नोट्स मिलेंगे। तो इतना सब कुछ अगर आप मिस नहीं करना चाहते और अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन क्लिक करिए, दबाइएगा, जिससे जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप अपने एलएलबी एग्जाम्स में पीछे ना रहें। फिर अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सीपीसी। हमने सीपीसी उठाया है सब्जेक्ट को। सीपीसी हमने क्यों पकड़ा, क्योंकि मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा, डीयू में लोगों की 3 साल की लॉ हो जाती है और आईपी यूनिवर्सिटी में 5 साल की लॉ करके बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन पूरे 5 साल और 3 साल होने के बाद भी ना सीपीसी को समझ नहीं आता। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको टीचर्स ढंग से पढ़ा नहीं पाते और बच्चे समझ नहीं पाते। और जबकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस और आईपीसी आपकी एडवोकेसी का बेसिस है। जिसकी इन सब्जेक्ट्स पे पकड़ है उसकी एडवोकेसी मार खाएगी ही नहीं कभी भी। आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहोगे, आपके एग्जाम्स अच्छे निकलेंगे। और लोग इसको इस इंपॉर्टेंस से पढ़ा ही नहीं पाते, देयरफॉर मैंने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पहले पकड़ा सीपीसी। तो मैं इसको अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा हर कॉन्सेप्ट को, देयरफॉर आप उसको याद कर पाओ। फिर अब आप इसमें देखिएगा सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी आज हमने टॉपिक पकड़ा है। सेक्शन 9 का क्वेश्चन डीयू में भी आता है और आईपी यूनिवर्सिटी में भी आता है। 2017 में आया हुआ, 2018 में आया हुआ है, आईपी यूनिवर्सिटी में 2015, 2016। ये शॉर्ट नोट की फॉर्म में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है। क्वेश्चंस इसके आते हैं हर साल, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताऊंगा कैसे। अब ये चीज समझिए कि सेक्शन 9 पे जो आपको समझना है कि सेक्शन 9 पे क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। बेसिकली जितना मैंने एनालिसिस करा तो मुझे समझ आया, आईपी यूनिवर्सिटी हो या डीयू हो, इसको पूछने के, सेक्शन 9 को पेपर में पूछने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। या तो क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म सूट ऑफ सिविल नेचर, कि सिविल नेचर टर्म क्या है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। साथ में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगा देंगे, तो आपको उसका आंसर साथ में देना पड़ेगा कि क्या ये सूट सिविल नेचर का है या नहीं है, सेक्शन 9 में एडमिट होगा या नहीं होगा। तो आपको ये एनालिसिस करना होता है। एक तरीका तो ये है इसको पूछने का।
दूसरा तरीका क्या है, एक्सप्लेन दी बार्स ऑफ लॉ ऑन दी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि इसको एक्सप्लेन करिए कि कोर्ट की जुडिक्शन पे कौन कौन से बार्स हैं, इस लाइन को, इस टर्म को एक्सप्लेन करिए। तो पेपर में मीनिंग ऑफ द टर्म सूट ऑफ सिविल नेचर आ जाए या बार्स ऑफ लॉ करके क्वेश्चन आ जाए। मान लीजिएगा जब भी अगर आपको पेपर में दोनों वर्ड दिख गए, कोई एक भी, तो आपको पेपर में लिखना है सेक्शन 9। सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी इसका आंसर है, कोई और सेक्शन, कोई और ऑर्डर नहीं है। क्या, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म सूट ऑफ सिविल नेचर, और दूसरा अगर बार्स ऑफ लॉ, इन दोनों में कुछ भी एक्सप्लेन करने को आ गया, ये वर्ड्स दिख गए, तो इट मींस आपका आंसर सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी ही है। अब इसको हम समझते हैं। अब देखिए सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी, अब मैं इसको अपने तरीके समझाता हूं। पहली बात है सर आपने ये वाला सेक्शन क्यों पकड़ा, प्लस इस सेक्शन का क्वेश्चन आईपी यूनिवर्सिटी में भी आता है, डीयू में भी आ रहा है। क्यों आता है भाई, क्या इंपॉर्टेंस है इस सेक्शन की? अब इसको ऐसे समझिए, आप कोर्ट में गए होगे इंटर्नशिप करने, क्या कभी आपने ये चीज सोचा कि भाई रोज हिंदुस्तान में कोर्टों में इतने सारे नए केसेस फाइल होते हैं, केस फाइल होते हैं, फिर उनकी हियरिंग्स कंडक्ट होती हैं, तो ऐसा क्या है, वो कौन सा सेक्शन है, वो कौन सा प्रोविजन है जो एज एन एडवोकेट आपको पावर देता है कि आप अपने क्लाइंट का केस जाके कोर्ट में फाइल कर दीजिए, और अगर आप फाइल करेंगे तो जज सुनेगा ही सुनेगा। तो दोनों के पावर ऑफ सोर्स कौन सा सेक्शन है, मतलब एज एन एडवोकेट यू हैव द इनहेरेंट राइट टू फाइल द सूट, एज वेल एज कोर्ट हैज द इनहेरेंट राइट टू, इनहेरेंट पावर टू हियर दैट सूट। दोनों के पावर का सोर्स क्या है, आपकी एडवोकेसी का सोर्स क्या है, सोर्स है सेक्शन 9। सेक्शन 9 के बेसिस पे ही एज एन एडवोकेट आप केस फाइल कर सकते हो, और आप फाइल करते हो, जज आपके केस को सुनता है। तो ये जितने केस आप जो उस कोर्ट में देखते हो ना फाइल होते हैं, ये इसलिए फाइल होते हैं कि आपको पावर दी है सेक्शन 9 ने। देयरफॉर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वो आपको बेसिस समझाना चाहते हैं कि आपकी एडवोकेसी का बेसिस समझ लीजिए। पावर ऑफ द कोर्ट एज वेल एज पावर ऑफ द एडवोकेट टू फाइल द सूट, एज वेल एज पावर ऑफ द जज टू हेयर द सूट, कि कोर्ट सूट पे हेयरिंग कंडक्ट करानी है। तो दोनों की सोर्स का पावर है। अब देखिए सेक्शन 9 कहता क्या है, सेक्शन 9 कहता है एवरी सिविल कोर्ट शैल हैव द जुडिक्शन टू ट्राई ऑल दी सूट्स ऑफ सिविल नेचर, कि मतलब आपका सिर्फ सूट ऑफ सिविल नेचर होना चाहिए। अगर आपका सूट ऑफ सिविल नेचर है तो कोर्ट शैल मतलब मैंडेटरी, कोर्ट के पास, कोर्ट को यह मैंडेटरी है कि उसको वो सूट सुनना ही सुनना है। लेकिन एक्सेप्ट, लेकिन कब वो दो सिचुएशन होगी कि कोर्ट आपका केस सुनने से मना कर देगा। वो कौन सी दो सिचुएशन है? पहला, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, कि सीपीसी में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है और सीपीसी कहता है कि ये वाला केस फाइल नहीं हो सकता, या फाइल कर दिया गया तो जज नहीं सुन सकता, तो जज आपका केस नहीं सुनेगा। दूसरा, सूट कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार, मतलब जिन सूट के ऊपर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार्स हैं दूसरे लॉज के, मतलब किसी स्पेशल लॉ ने ये बोला है कि भाई ये वाले केसेस तो सिर्फ फैमिली कोर्ट ही सुनेगी, तो भैया फैमिली डिस्प्यूट हमेशा फैमिली कोर्ट में ही जाएगा, ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। गलती से फाइल भी कर दिया तो जज उसको नहीं सुनेगा। इनकम टैक्स के मैटर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में ही जाएंगे। तो अगर किसी स्पेशल लॉ ने ये बोला कि ये वाले मैटर स्पेशल कोर्ट में ही चलेंगे, तो भैया वो वाले मैटर ऑर्डिनरी कोर्ट्स नहीं सुन सकती। तो जब भी ये बोला गया एवरी सिविल कोर्ट शैल हैव द जुडिक्शन टू ट्राई सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट प्रोविजंस ऑफ सीपीसी एज वेल एज एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड बार्स ऑफ अदर लॉज। अब बात आई कि सर इस सेक्शन का पर्पस क्या है, क्यों बनाया इस सेक्शन को? बिना पर्पस के और बिना लॉजिक के लॉ में कुछ भी नहीं होता। हर चीज का बनाने का अपना एक पर्पस है, एक लॉजिक है।
सेक्शन 9 का ये पर्पस था टू डिक्लेयर दी एक्सटेंट ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, कि सिविल कोर्ट के पास कितनी जुडिक्शन है, एक सिविल जज के पास कितनी ताकत है, उसकी कितने दायरे हैं, कितनी जुडिक्शन तक का केस वो सुन सकता है, उसको बताने के लिए एज एन एडवोकेट कितनी जुडिक्शन तक का आप केस किस कोर्ट के आगे फाइल कर सकते हो, ये समझाने के लिए आपने सेक्शन 9 बताया कि एक कोर्ट का दायरा कितना है। जैसे मान लीजिए पार्टीज दिल्ली में रहती है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ भी दिल्ली में, तो केस कहां फाइल होगा? दिल्ली में ही तो होगा। राजस्थान या तमिलनाडु में तो फाइल कर नहीं दोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हर कोर्ट का अपनी जुरिडिक्शन है। कैसी जुरिडिक्शंस है? आपने सुना होगा अपने इंटर्नशिप में, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एक देखी जाती है, पिकुलरी जुरिडिक्शन फिर देखी जाती है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। तो जिस कोर्ट का जितना दायरा वो ही मैटर एंटरटेन कर सकता है। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है पूरे सीपीसी के थ्रू, लेकिन पावर कौन देता है? सेक्शन 9। सेक्शन 9 का सिर्फ पर्पस ये बताना है कि हर कोर्ट के दायरे कितने हैं। ऑन दी वन हैंड इट गिव्स वाइड जुडिक्शन टू सिविल कोर्ट। एक तरफ तो सिविल कोर्ट को बहुत पावर दे दी, जैसे लिखा है ना, एवरी सिविल कोर्ट शैल हैव द जुडिक्शन टू ट्राई सूट ऑफ सिविल नेचर। सिर्फ सूट ऑफ सिविल नेचर होना चाहिए, सिविल कोर्ट कोई भी केस एंटरटेन कर सकती है। तो वाइड पावर दे दी, कहीं का कोई भी मसला हो, हम सिविल कोर्ट है, हम आपका केस सुन सकते हैं। लेकिन इसको रोका कैसे गया? कौन सा बार लगा के? बार ऑफ सीपीसी एज वेल एज अदर लॉज के। तो ऑन दी वन हैंड कोर्ट्स को बहुत पावर दे दी गई, ऑन दी अनदर हैंड इस पावर को रिस्ट्रिक्ट करा गया। कैसे? आपने बोला कि आपको सीपीसी की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है, एज वेल एज आपने जो दूसरे लॉज की रिस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल होता है बार ऑफ रेस जुडिकाटा। अगर आपके केस पे रेस जुडिकाटा का बार लगता है तो वो वाली कोर्ट आपका केस नहीं सुन सकती। तो एक तरफ तो कोर्ट्स को बहुत पावर दी गई, दूसरी तरफ वो पावर खींच ली उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के। तो पर्पस ऑफ सेक्शन 9 इज टू डिक्लेयर दी एक्सटेंट ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। बस सिविल कोर्ट की पावर बताता है, उसके थोड़े दायरे जुडिक्शन बताता है सेक्शन 9। अब देखिए, हमें जो समझना है वो ये है, पेपर में आता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म सूट ऑफ सिविल नेचर। इसका मतलब क्या है? अगर इस वर्ड को समझना है ना, तो अब एक चीज समझिएगा, लॉ में दो वर्ड होते हैं, एक होता है सिविल सूट और एक वर्ड होता है सूट ऑफ सिविल नेचर, जो आपको एक्सप्लेन करना है। देखो, आज तक आपने सिर्फ एक वर्ड आपको पता हुआ लॉ में, सिविल सूट, लेकिन यहां पे लिखा है सूट ऑफ सिविल नेचर, सिविल सूट नहीं लिखा हुआ। तो अगर ये समझना है कि लेजिस्लेचर ने सिविल सूट ना लिख के सूट ऑफ सिविल नेचर क्यों लिखा है, तो हमें क्या है, दो चीजों को समझना है। पहले मीनिंग, इन दोनों शब्दों के अपने मतलब क्या है। फिर दूसरी चीज जो हमने समझनी है, वाई ब्रिटिशर्स हैव यूज्ड द वर्ड सूट ऑफ सिविल नेचर इंस्टेड ऑफ सिविल सूट। क्यों ब्रिटिशर्स ने सिविल सूट शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, सूट ऑफ सिविल नेचर वर्ड का इस्तेमाल करा। अगर इन दो सवालों के मतलब समझ तो मीनिंग हमने जान लिए तो सेक्शन 9 अपने आप क्लियर हो जाता है। तो एक एक करके एक वर्ड को पकड़ते हैं। जैसे सिविल सूट समझ लो, सिविल सूट का मतलब होता है सूट इन विच प्योर सिविल लीगल राइट इज इन्वॉल्व। वो सूट जिसमें प्योरली सिविल लीगल राइट इन्वॉल्व है, मतलब एक ऐसा केस जिसमें सिर्फ लॉ इन्वॉल्व है। आप जज हो, आपको जो केस डिसाइड करने के लिए आया उसमें सिर्फ लॉ इन्वॉल्व है, ना ही कोई सोशल क्वेश्चन इन्वॉल्व है और ना ही कोई रिलीजियस क्वेश्चन इन्वॉल्व है, सिर्फ लॉ इन्वॉल्व है। आपको लॉ ही पढ़ना है। जैसे दो भाइयों में डिस्प्यूट है, जज हो, जज के सामने एक डिस्प्यूट आया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आया दो भाइयों के बीच में, और जज को पता है मुझे हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से सॉल्व करना है इसको, तो इसको आप कहोगे सिविल सूट, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉ का क्वेश्चन है, ना कोई धार्मिक और ना ही कोई रिलीजियस क्वेश्चन। वैसे ही मान लो डिवोर्स का केस है हस्बैंड वाइफ के बीच में, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से डिसाइड करना है, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट,
तो इसको क्या कहोगे? सिविल सूट। इनको कहा जाता है सिविल सूट। वो सूट जिसमें सिर्फ लॉ का क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ना कोई सोशल इश्यूज इन्वॉल्व है, ना कोई रिलीजियस इश्यूज इन्वॉल्व है, और इसको कहा जाता है सिविल सूट्स। ठीक है, अब समझिए सूट ऑफ सिविल नेचर मतलब क्या होता है। सूट ऑफ सिविल नेचर मींस सूट इन विच, मतलब ऐसे केसेस जिसमें मेन क्वेश्चन जो है, मेन इशू जो है वो वायलेशन ऑफ सिविल लीगल राइट है, किसी लॉ का वायलेशन हुआ, ये मेन इशू है। लेकिन उसके साथ में ना केस में कुछ सोशल या कुछ रिलीजियस इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं जो जज को डिसाइड करने हैं, लेकिन वो माइनर इश्यूज हैं, मेजर नहीं। मेजर इशू कौन सा है? लॉ का, सिविल लीगल राइट के वायलेशन का। लेकिन जो माइनर इशू है वो है सोशल रिलीजियस इश्यूज है। जब भी ऐसा केस कोर्ट के सामने आता है तो उसको कहते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर। तो आपको इन दोनों का मतलब समझ आ गया होगा। सिविल सूट मींस सूट इन विच प्योर सिविल लीगल राइट इज इन्वॉल्व, जिसमें सिर्फ लॉ का क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो होते हैं सिविल सूट। लेकिन ऐसे केसेस जिसमें लॉ भी इन्वॉल्व है मेजर, लेकिन कुछ सोशल रिलीजियस क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है, इनको कहा जाता है सूट ऑफ सिविल नेचर। तो इन दोनों शब्दों में फर्क है। और इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, ये जो वर्ड है ये ब्रॉडर है, ये बड़ा वर्ड है, ये नैरोअर वर्ड नहीं है। अब सर इसके एग्जाम्पल्स क्यों? इसके एग्जाम्पल्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए ये रहा बाबरी मस्जिद केस, ट्रिपल तलाक केस। बाबरी मस्जिद जो केस था, बेसिकली मेन इशू क्या था? टीपीए, ओनरशिप का इशू था कि हिंदुओं की जमीन है या मुसलमानों की है। टीपीए इन्वॉल्व था मेन, लेकिन साथ में कुछ सोशल और रिलीजियस इश्यूज भी इन्वॉल्व थे। तो ऐसे इश्यूज को आप कहते हो सूट ऑफ सिविल नेचर। ट्रिपल तलाक केस, मेन इशू तो था कि आर्टिकल 25 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है या नहीं, आर्टिकल 19 का वायलेशन है या नहीं, लेकिन साथ में कुछ रिलीजियस क्वेश्चन भी इन्वॉल्व थे कि जज ये फैसला सुना के, कोर्ट ये आंसर सुना के सुप्रीम कोर्ट हमारे मुस्लिम धर्म में इंटरफेयर कर रही है। तो मेन क्वेश्चन तो आर्टिकल्स का वायलेशन का था, तो इसलिए इनको कहा था सूट ऑफ सिविल नेचर। अब मेन बात आई, ब्रिटिशर्स ने वाई सूट ऑफ सिविल नेचर इज यूज्ड। क्यों भैया हमने सिविल नेचर का ये वर्ड इस्तेमाल करा? हम सिविल सूट भी तो लिख सकते थे, हमने क्यों लिखा? सिंपल सा रीजन है यार, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इसमें इतने सारे धर्म रहते हैं, इतनी सारी जातियां हैं, पंडितों में दुनिया जहां के पंडित होते हैं, ठीक है, कुछ ओबीसी हैं कुछ नहीं है, इतनी सारी कास्ट है, इतने सारे धर्म हैं और सब एक जगह होके रह रहे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया जज के पास जब भी कोई डिस्प्यूट आएगा वो हमेशा सिर्फ लॉ का डिस्प्यूट होगा? ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन तो लॉ का हो, मेजर क्वेश्चन लॉ का हो, लेकिन साथ में साइमल्टेनियसली कुछ रिलीजियस क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हो, सोशल क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हो, जो जज को डिसाइड करने पड़े, जिससे वो अपना मेन इशू डिसाइड कर सके। इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान में कभी भी जब डिस्प्यूट उठेगा तो उसमें धर्म भी इन्वॉल्व हो जाएगा, सोशल इश्यूज भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, जातियां भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो एक जज की पावर बढ़ाने के लिए, एज ए जज आपकी पावर बढ़ाने के लिए कि आप हर तरह के सूट कैटर कर सकते हो, हमने एक ब्रॉडर वर्ड को लिखा जो था सूट ऑफ सिविल नेचर। इट मींस सूट ऑफ सिविल नेचर का मतलब इसमें सारे सिविल सूट्स भी आ गए, और ये एक ब्रॉडर टर्म है। कोर्ट की जुरिडिक्शन बढ़ गई, कोर्ट अब ऐसे केस भी एंटरटेन कर सकता है जिसमें लॉ इन्वॉल्व है, प्लस ऐसे केस भी इन्वॉल्व कर सकता है जिसमें सोशल और रिलीजियस इश्यूज भी इन्वॉल्व है। तो एज अ जज आपकी पावर बढ़ा दी, एज अ वकील आपकी पावर बढ़ा दी कि आप ऐसे केस भी फाइल कर सकते हो। तो जो आप सुप्रीम कोर्ट में देखते हो, ट्रिपल तलाक केस, ये आपका बाबरी मस्जिद केस, ये सारे केस सूट ऑफ सिविल नेचर ही हैं।
क्योंकि इसमें साथ में कुछ धार्मिक क्वेश्चन भी होते हैं और मेन लॉ का क्वेश्चन होता है, इसलिए आपकी जज की पावर बढ़ाने के लिए आपने ये वर्ड लिखा। और ये सब ना सबसे पहले इस केस में एक्सप्लेन करा गया था, मोस्ट रेवरेंड पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरनमन मथुमा 1995 सुप्रीम कोर्ट। तो समझ आया ये वर्ड क्यों लिखा गया, क्योंकि ये ब्रॉडर है और इसके अंदर सारे सिविल सूट्स भी आ जाते हैं, लेकिन सारे सिविल सूट्स के अंदर सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं आते हैं। तो आप ये मान लीजिए ये बड़ा सर्कल है सूट ऑफ सिविल नेचर और छोटे सर्कल है सिविल सूट्स। तो एज अ जज आपकी पावर बढ़ाने के लिए, एज अ वकील आपकी पावर बढ़ाने के लिए कि आप ऐसे केस भी फाइल कर सकते हो जब भी ये केसेस कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि हमने वर्ड लिख रखा है सूट ऑफ सिविल नेचर होना चाहिए, तो कोर्ट आपका केस सुनेगा ही सुनेगा। शैल, कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन। अब टेस्ट क्या होता है कि देखो पेपर में मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, साथ में थ्योरी आएगी, साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और टेस्ट क्या होता है कि सर हम कैसे पता करेंगे, पेपर में क्वेश्चन पूछा, एक सिचुएशन पूछी और बोला बताओ ये सूट ऑफ सिविल नेचर है या नहीं है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमारे लिए क्या टेस्ट है? बहुत सिंपल टेस्ट है, कुछ नहीं करना है, बस इस लाइन को पकड़ के चलना। मतलब आपने ये देखना है कि जो आपको सिचुएशन बताई जा रही है, जो एग्जाम्पल बताया जा रहा है, अगर उसको समझ के अगर आपको ये लग रहा है कि भैया सिविल लीगल राइट, मेजर क्वेश्चन जो है, प्राइमरी डिस्प्यूट जो है वो सिविल लीगल राइट के वायलेशन का है, प्राइमरी डिस्प्यूट, और फिर तो वो है सूट ऑफ सिविल नेचर, फिर तो टिक कर देना पेपर में कि हाँ ये तो सिविल नेचर का सूट है, सेक्शन 9 लगेगा। अगर उस केस के अंदर मेजर इशू, मेजर अगर मेन क्वेश्चन रिलीजियस और सोशल राइट्स का है तो फिर वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। इन शॉर्ट जाओ ना, बहुत बेसिक, बस एक चीज का एग्जामिन करना, आपने इतना लॉ पढ़ा है, जो मुझे सिचुएशन दी गई है पेपर में, क्या इसके ऊपर कोई लॉ लग रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टीपीए, हिंदू मैरिज एक्ट, कोई लॉ लग रहा है या नहीं लग रहा? अगर लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, कोई लॉ लग पा रहा है, कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन, तो इट मींस इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, अदरवाइज इट इज नॉट। एग्जाम्पल देता हूं, राइट टू वोट, सूट फाइल हुआ राइट टू वोट को लेके, क्या ये सिविल नेचर का सूट है? यस, आर्टिकल 326 बोलता है राइट टू वोट के बारे में। तो अगर लॉ इन्वॉल्व है तो इट मींस वो सूट ऑफ सिविल नेचर है। फिर राइट टू क्लेम डावर, ये सूट फाइल हुआ, एक पत्नी ने फाइल करा अपने पति के अगेंस्ट, मुस्लिम लेडी ने, कि मुझे अपने डावर का पैसा चाहिए, तो सिविल नेचर का सूट है या नहीं है? क्योंकि इसमें मुस्लिम लॉ इन्वॉल्व है। तो अगर लॉ इन्वॉल्व है तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका सिविल नेचर का सूट है, अदरवाइज नॉट। अब जैसे ये पेपर में आपके क्वेश्चन आता है आईपी, यूनिवर्सिटी और डीयू में, प्रैक्टिकल सिचुएशन यही आती है। ए ने सूट फाइल करा बी के अगेंस्ट, ये डिक्लेयर करते हुए, इस डिक्लेरेशन के लिए कि भैया जो रिलीजियस राइट्स थी ना, जो बी ने परफॉर्म करी है सेवा पूजा के दौरान, वो प्रॉपर नहीं है। कि कोर्ट से ये डिक्लेरेशन मांगने गया ए कि बी ने सेवा पूजा के दौरान जो रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करी वो एज पर हमारे कस्टम्स के हिसाब से नहीं है, हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं, ये आप डिक्लेरेशन मुझे दे दो। बी ने कहा कि नहीं, जो मैंने पूजा करी है वो हिंदू रिलीजियस राइट्स के हिसाब से है। तो क्या एज अ जज आप इस केस को एंटरटेन करोगे या नहीं करोगे? सिंपल सी बात याद रखना भाई कि जज का काम ना सिर्फ लॉ को सॉल्व करना है, वो लोगों के सोशल और रिलीजियस इश्यूज सॉल्व करने नहीं बैठा है। ना वकील एज अ काम आपका ऐसे केस कोर्ट में लेके जाना, ना जज का काम है उन मसलों को सॉल्व करना, उसके लिए सरकारें हैं। कोर्ट का काम सिर्फ लॉ को सॉल्व करना है, लॉ के इश्यूज को डिसाइड करना है। तो क्या इस डिस्प्यूट में कोई लॉ इन्वॉल्व हो पा रहा है? हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ? ए चाहता है कोर्ट ये डिक्लेयर कर दें कि बी ने रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा नहीं करी, बी कह रहा है कि नहीं मैंने तो करी अपने हिंदू रीति रिवाजों से। क्या इसके अंदर आपका कोई लॉ इन्वॉल्व हो पा रहा है जो आप कहीं भी कनेक्शन बना पा रहे हो, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ?
आंसर है नहीं। मैंने क्या बोला, टेस्ट क्या है, क्या मेजर क्वेश्चन लॉ का है या रिलीजियस राइट्स का है। अगर मेजर क्वेश्चन लॉ का है तो इट मींस वो सूट ऑफ सिविल नेचर है, अदरवाइज वो नहीं है। इसके अंदर कोई लॉ इन्वॉल्व है ही नहीं, कोई सिविल लीगल राइट का वॉयलेशन है ही नहीं। मेन क्वेश्चन ही सिर्फ रिलीजियस राइट्स का है, धार्मिक क्वेश्चन है, तो और जज धर्म को डिसाइड करने नहीं बैठा है, तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। ये आपका आंसर है नो। अब समरी कि भैया सर आपने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया, इस अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, मैं कैसे अपने आंसर्स को लिखता हूं। सबसे पहले क्या करना है, हमेशा सेक्शन का नाम लिखा करो। सेक्शन 9 ऑफ दी सीपीसी 1908, सेक्शन का नाम लिखना है। उसके बाद आपने सेक्शन लिखना है, सेक्शन को एक्सप्लेन, सेक्शन लिखना है। पहला है सेक्शन, सेक्शन टाइटल लिखना है आपने। फिर आपने पूरा सेक्शन लिखना है। तीसरा जो आपने काम करना है, एसेंशियल्स लिखने हैं। फोर्थ, फिर आपने मीनिंग ऑफ द टर्म सूट ऑफ सिविल नेचर, इस वर्ड को लिख के इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। फिर इसी में आपने टेस्ट लिखना है और लास्ट में आपने कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन में क्या, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन पूछी गई है उसको इसके बेसिस पे, ये जो टेस्ट हमने लिखा है इस टेस्ट को इस प्रैक्टिकल सिचुएशन पे लगा के देखना है और फिर बताना है कि क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर बना या नहीं बना। ऑर्डर ऑफ राइटिंग आंसर का हमेशा ऐसे ही होता है, टाइटल, सेक्शन, सेक्शन के एसेंशियल्स, फिर जिस क्वेश्चन को पूछा है उसको उठाओ, उसको एक्सप्लेन करो, टेस्ट, और लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन में प्रैक्टिकल सिचुएशन का एनालिसिस होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन का एनालिसिस, प्रैक्टिकल सिचुएशन का एनालिसिस। तो ये आपका टॉपिक है और मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आप कोर्ट में जाके डेली इतने केस फाइल कर पा रहे हो और जज आपके केस एंटरटेन कर पा रहा है, जो कोर्टों में रोज इतने केस फाइल हो रहे हैं, सबका बेसिस है सेक्शन 9। तो आपकी एडवोकेसी का बेसिस है सेक्शन 9। तो अगर पसंद आया हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि आपको फर्दर ऐसी इंफॉर्मेशंस मिलती रहे और आप हमेशा अपडेटेड रहे। और आपके सेमेस्टर एग्जाम से किसी भी तरीके के आपको वीडियोस चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।